भारत के मुसलमान खतरे में। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया है आफ्टर 12 hours of discussion with 288 votes in favor of the bill and 232 votes opposing the bill। फिर वक्फ बिल का मुद्दा छेड़ा गया राज्यसभा में, जहां जमकर डिबेट हुई। मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा? साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इसका रिजल्ट आया 128 वोट्स इन फेवर ऑफ द बिल एंड 95 अगेंस्ट इट। पूरे डिबेट में रूलिंग पार्टी अक्यूज कर रही थी ऑपोजिशन को कि अपनी वोट बैंक सॉलिड रखने के लिए ऑपोजिशन डरा रही है मुस्लिम्स को। वहीं ऑपोजिशन अक्यूज कर रही है रूलिंग पार्टी को ये हिंदू वोट बैंक को अपीस करने के लिए पूरे देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड ला रहे हैं और ये बिल एंटी मुस्लिम है। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। तो सच क्या है, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये वक्फ क्या है और इस पर इतने मतभेद क्यों है? सो हेलो, नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आप देख रहे हैं सिंपली समझो। और आज हम समझेंगे कि ये वक्फ बिल क्या है और दोनों साइड्स जानने की कोशिश करें और फिर आप अपना ओपिनियन बनाइए कि ये बिल सही है कि गलत। तो वक्फ शब्द आता है अरबिक वर्ड वकूफा से, जिसका मतलब है टू होल्ड या पकड़ कर रखना। और इस्लामिक लॉ में वक्फ का मतलब है चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, जहां मुस्लिम्स अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट कर सकते हैं। और एक बार ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तब ये ना सेल किया जा सकता है, ना इनहेरिट किया जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टीज अल्लाह की हो गई। इसके स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला है वाकिफ, जो वक्फ एस्टैब्लिश करता है इधर लिखित रूप से या वर्बली बोल। दूसरा है मुकल्लिफ, जो कि बेनिफिशियरीज होते हैं जिसको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और तीसरा है मुतवली, जो मैनेजर या सुपरवाइजर का काम करते हैं। पहली बार रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भारत में वक्फ तब यूज हुआ जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मोइजुद्दीन सैम घूर ने 2 गांव वक्फ किए मुल्तान के जामा मस्जिद के पक्ष में। फिर जैसे जैसे भारत में इस्लाम बढ़ा, वक्फ की प्रॉपर्टीज भी बढ़ती रही। फिर ब्रिटिशर्स आए भारत में। इनिशियली तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के एंडाउमेंट्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, बट नोइंग द ब्रिटिश दे इवेंचुअली डिड। तब पब्लिक बिल्डिंग्स, मंदिर और मस्जिद के रेंट और अपकीप को मैनेज करने के लिए 1810 में बंगाल कोड रेगुलेशन लाया, जो बंगाल के लिए था। फिर 1817 में मद्रास कोड रेगुलेशन लाया स्पेशली फॉर मद्रास। फिर 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट लाया, जब 1839 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने ऑब्जेक्ट किया ब्रिटिश के कंट्रोल पर, जिससे मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हुए मॉस्क और टेंपल्स के। तब रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट की वजह से गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल बंद हुआ और लोकल कम्युनिटीज के हवाले मैनेजमेंट दे दिया विद कोर्ट इंटरवेंशंस व्हेनेवर नीडेड। फिर 1890 में चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट आया, जिसमें ट्रेजरर्स अपॉइंट किए गए चैरिटेबल प्रॉपर्टीज के लिए। और 1920 में चैरिटेबल एंड ट्रस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके दरमियान ट्रस्ट के ऑपरेशंस में जिसका भी लेजिटिमेट स्टेक होगा वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है अगर उसे लगता है कि ट्रस्ट की मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द वक्फ टर्म्स। 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया, जिसका मैंडेट था कि वक्फ प्रॉपर्टीज की प्रॉपर अकाउंटिंग हो, लेकिन फिर भी मिसमैनेजमेंट अब भी थी। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1954 तक मुसलमान वक्फ एक्ट वाज एप्लीकेबल टू ऑल द वक्फ प्रॉपर्टी। लेकिन तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1954, जिसमें पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज की एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया और वक्फ बोर्ड्स को काफी पावर्स भी दिए गए। इनफैक्ट उस वक्त पंडित जी को अक्यूज भी किया गया था कि वोट बैंक के लिए वो माइनॉरिटीज को अपीस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान जो देश छोड़कर चले गए थे उनकी प्रॉपर्टीज अब भी यही रह गई। इस एक्ट में बहुत से प्री इंडिपेंडेंस लॉस को चेंज कर दिया गया था। फिर 1995 के वक्फ एक्ट में 1984 के प्रोविजंस को रिटेन किया और नए अमेंडमेंट्स लाए गए। इस पर भी मुस्लिम कम्युनिटी की भारी बैकलैश मिली। इसके चलते जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई टू रेकमेंड इंप्रूवमेंट। फिर जेपीसी के रिकमेंडेशंस पर 2013 में वक्फ बोर्ड को और भी पावर्स दिए गए। हम 2024 के वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट्स पर आएंगे, लेकिन पहले 1954, 1995 और 2013 के
वक्फ एक्ट में क्या क्या चेंजेस थे उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं वक्फ के डेफिनेशन की, जो कि चेंज हुई है ओवर टाइम। 1954 में वक्फ बाय यूजर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है अगर वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए लंबे समय से यूज हो रही हो तो। इसमें वक्फ हलाल औलाद इंट्रोड्यूस किया गया, मीनिंग वक्फ कुड बी मेड विद इन फैमिलीज। 1995 में वक्फ बाय यूजर को और भी पावर दे दिया गया बाय सेइंग कि इवन इफ वक्फ की प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज नहीं की जा रही है तब भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी ही रहेगी। और 2013 के अमेंडमेंट में नॉन मुस्लिम्स भी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते थे एज वक्फ। दूसरी बात, कौन डिसाइड करेगा वक्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स? 1954 के एक्ट में सिविल कोर्ट हैंडल करती थी डिस्प्यूट्स। 1995 एक्ट में स्पेशल वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, तो अब सिविल कोर्ट ने अपनी पावर लूज कर दी ओवर वक्फ केसेस। 2013 के अमेंडमेंट में ट्रिब्यूनल्स को यह भी पावर दे दिया गया कि अब वो डिसाइड करेगी टेनेंट एविक्शन एंड ऑल्सो अदर वक्फ रिलेटेड मैटर्स। तीसरी बात, वक्फ के प्रॉपर्टी सर्विस का पैसा कौन भरेगा? 1954 एक्ट में मुतव्वलीज यानी केयरटेकर्स, मैनेजर्स पैसे भरेंगे वक्फ की इनकम से। वहीं 2013 में वक्फ बोर्ड का फाइनेंशियल बर्डन हटाने के लिए गवर्नमेंट ने यह भी कॉस्ट बेयर किया। चौथी बात, वक्फ बोर्ड पर कौन आ सकता है? 1954 एक्ट में कोई भी मेंबर हो सकता है वक्फ का, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट्स इन लॉ, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन 1995 एंड 2013 के अमेंडमेंट्स में सिर्फ मुस्लिम्स बन सकते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स। पांचवी बात, वक्फ बोर्ड के पास पावर कितनी है? 1954 एक्ट में बोर्ड वक्फ के इनकम को मैनेज कर सकता है। बोर्ड मुतवल्ली को अपॉइंट या रिमूव भी कर सकता है और यह भी डिसाइड कर सकता है कि वक्फ के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। वहीं 1995 के एक्ट में बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टीज क्लेम कर सकता है इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर अदर लॉज इफ दे वर डीम्ड वक्फ। 2013 के अमेंडमेंट में बोर्ड का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग कर दिया और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया टू चैलेंज। छठवीं बात, कौन चैलेंज कर सकता है वक्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स को? 1995 के एक्ट में डिस्प्यूट सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकती है, रेगुलर कोर्ट्स नहीं। 2013 के अमेंडमेंट में नॉन मुस्लिम वक्फ के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, लेकिन 1 साल के अंदर फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन। सो ओवर टाइम इफ यू नोटिस वक्फ बोर्ड को मोर एंड मोर पावर दिया गया है। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड्स हैं और वक्फ बोर्ड आफ्टर आर्मी एंड द इंडियन रेलवेज थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है देश का। 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 से आज तक ये नंबर 38 लाख एकर्स पहुंच गई। और ऐसा भी नहीं है कि द बोर्ड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, नो दे आर नॉट। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ के पास 8.72 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, पर एनुअल इनकम जो जनरेट हो रही थी वो सिर्फ 163 करोड़ ही थी, जो कि 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती थी। तो डेफिनेटली कुछ तो मिसमैनेजमेंट है यहाँ। और आज तक 21 लाख एकड़ बढ़े हैं 12 साल में, तब तो और भी रेवेन्यू होना चाहिए, है कि नहीं? Comment and tell us what you think. The Waqf Management of India portal, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मैनेज करती है, इट शोज कि 58,898 प्रॉपर्टीज आर इलीगली ऑक्यूपाइड बाय वक्फ, जिसमें सूरत की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग आती है, बिहार के गोविंदपुर में एक गांव आता है, तमिलनाडु के थिरुचेंतुराय विलेज पे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने ये पूरा का पूरा गांव क्लेम किया। एंड अराउंड 132 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी अब वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसका कोई लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। So looking at problems like लीडरशिप में डाइवर्सिटी की कमी, जिससे डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं थे, मुतवल्लियों या मैनेजर्स द्वारा पावर का मिसयूज, जहां प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं किए गए थे, लोकल अथॉरिटीज के साथ बैड कोऑर्डिनेशन, लीगल प्रॉब्लम्स और लैंड डिस्प्यूट्स, लीगल प्रोविजंस का मिसयूज जैसे सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट, जिससे प्रॉपर्टी सीज कर सकता है वक्फ। इन सब के चलते 8 अगस्त 2024 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और मुसलमान वक्फ रिपील बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये सारे चेंजेस प्रपोज किए गए बाय मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू ने, जिस पर मतभेद हुए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई विच वाज चेयर्ड बाय बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल। फिर कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसे यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिली। फिर एक नई बिल बनाई गई, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त चर्चा हुई और नए अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे 2024 के प्रपोज बिल में वक्फ बाय यूजर को अबॉलिश किया था, लेकिन इस बिल में इसे इंक्लूड किया है। सो प्रॉपर्टीज जो एनैक्टमेंट के पहले के हैं वो वक्फ के ही रहेंगे, अनलेस ये डिस्प्यूटेड या गवर्नमेंट के हैं। पर ये स्कीम फ्यूचर लैंड क्लेम्स पर एप्लीकेबल नहीं है। पर इसमें एक और प्रोविजन है जिसको लेकर काफी एप्रीहेंशंस है, वो है कि इंडिविजुअल्स विल हैव टू शो दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर द लास्ट 5 years। दूसरा है जिसमें ट्रिब्यूनल्स में 2 मेंबर्स की जगह अब 3 मेंबर की बॉडी हो गई है।
a district judge, a joint secretary level officer from the state government and an expert in Muslim law and jurisprudence. तीसरा है अब गवर्नमेंट वक्फ सर्विस को एक्टिवली ओवरसी कर सकती है। पुराने बिल में जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए गए थे, अब सीनियर ऑफिसर्स अबव द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कैन कंडक्ट दी सर्विस एंड हिज डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन अनलाइक बिफोर। चौथा है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिससे क्लैरिटी और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन हो सके। सो अगर वक्फ डिक्लेयर किया कहीं पर, तब यहां सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ये 4 मेन चेंजेस थे, और भी चेंजेस थे जिसे आप गूगल पर पढ़ सकते हो। ये था आज का वीडियो गाइस। तो आप क्या सोचते हैं वक्फ के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि रूलिंग पार्टी क्लेम कर रही है कि ये बिल गरीब मुसलमानों को एम्पावर करेगा, वहीं ऑपोजिशन इस बिल को एंटी मुस्लिम मान रही है। पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समझते हैं इस बिल को। ऐसे ही वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग सिंपली समझो, वेयर वी सिंप्लीफाई इन्फो यू नीड टू नो। दिस इज अंकित शुक्ला। जय हिंद।